तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो हम जानेंगे कि डाल्टन ने अपना नज़रियात केमिस्ट्री के लिए किस तरह से पेश किए और उसने मैटर को किस तरह से समझा और एटम को किस तरह से डिफाइन किया। देखिए, अभी हम जो है रिसेंट टाइम में हैं, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के बीच की बात है। उसके बीच में नए साइंटिस्ट गुजरे हैं। डाल्टन हो गए, फिर उसके बाद में चैडविक हो गया, थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, नील्स बोर हो गया, मेंडलीफ हो गया, डोबेराइनर हो गए, मेरे एक्सेट्रा मेरे साइंटिस्ट हैं जो इसमें गुजरे। सब ने अपने अपने अलग नज़रियात पेश किए। तो देखिए, डाल्टन को जो है फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है, यानी कि डाल्टन क्या है? डाल्टन है फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी या फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इसको बोला जाएगा। तो देखिए, आज की थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है वो अलग कहानी बताएगी। डाल्टन्स ने अपनी एक अलग कहानी बताई थी। डाल्टन से पहले कोई साइंटिस्ट नहीं था जो एटम के बारे में बता सके या इन पार्टिकल्स के बारे में बता सके। केमिस्ट्री का उसने नज़रिया जो अपना पेश किया था वो उसने 7 हाइपोथेसिस के बारे में अपना पेश कर दिया कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होंगे। तो अब हम उन 7 थ्योरी को जानेंगे। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ थ्योरी जो है थोड़ी सी ऊट पटांग लगेगी, अजीबो गरीब सी लगेगी, क्योंकि ना तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉमा, ना ही प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी तक हुई है, ना ही न्यूट्रॉन की हुई है, न्यूट्रॉन की भी नहीं हुई, ना ही आइसोटोप्स के बारे में पता है कुछ, ना ही आइसोबार्स के बारे में पता है, ना ही हमारा आइसोटोन्स के बारे में पता है, आइसोटोन्स, ना ही हमारा एक्सरे, ना ही अल्फा पार्टिकल्स, ना ही बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज या फिर गामा रेज, किसी के बारे में अभी हमको पता नहीं है। ठीक, तो अभी क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं, तो इसलिए हमें डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो थोड़ी सी ऊट पटांग लगेगी, क्या अजीबो गरीब बात कर दी इन्होंने। ठीक, हालांकि इन्होंने ही सबसे पहला अपना नज़रियात पेश किया था और उसके एटम के बारे में जो उन्होंने समझा, जो उनका दिमाग ने कहा, वो उन्होंने अपनी एक थीसिस को, अपनी सोच को एक थीसिस या एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट करा। जब इन्होंने प्रेजेंट किया तो ये तमाम जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो जैसे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, चैडविक है, ई गोल्डस्टीन है, एटसेट्रा और भी साइंटिस्ट हैं, तो अभी तक इनको कुछ पता नहीं था। लेकिन इनके इस नज़रियात को पेश करने के बाद में क्या हुआ, इन साइंटिस्टों को थोड़ी सी अंदर से जेलसी फील हुई है, जो भी समझो। इन्होंने अपने एक अलग नज़रियात पेश किए। हर सोच के पीछे क्या होता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, तो वही इनके साथ में हुआ था। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो समझा था वो मैटर था। देखिए, मैटर उस टाइम में सिर्फ क्या थे, एक तो सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, लिक्विड की फॉर्म थी, तीसरी क्या थी, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इनका कंसेप्ट फेल हुआ है। इन्होंने इन दो ही चीज़ों को उन्होंने अपना बेस बनाया और उसके बारे में समझा कि मैटर क्या चीज़ होते हैं। देखिए, बाद में हमें मालूम चला गैस, गैस के बारे में भी हुआ, फिर उसके बाद में मालूम चला कि इनसे भी छोटे होते हैं, प्लाज्मा हो गया, फिर उसके बाद में नील्स बोर आए। इन्होंने तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, एक अलग ही नज़रियात में लेके चले गए। मतलब 19 सेंचुरी पहले, यानी कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, भाई साहब, इनके आने से पहले जो था कुछ और ही नज़रियात थे। इनके आने से पहले की जो फिजिक्स कहलाती थी वो गैलीलियन फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती थी। इनके बाद में जब आई तो एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स बोल देते हैं या फिर क्वांटम केमिस्ट्री में। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चले जाते हैं और उसके बाद में क्वांटम फिजिक्स एक अलग ही वे में चली गई कि मतलब कोई भी पार्टिकल्स जो है सॉलिड स्टेट में नहीं है, सब वेव फॉर्म में। वो बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो लास्ट वाला कंसेप्ट होगा वहाँ से होगा। तो देखिए, उस वाले कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना पड़ेगा, यानी बीएससी सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और एमएससी के बाद में हमें पता चल पाएगा कि ये है क्या। फिर श्रोडिंगर आएंगे, तमाम दुनिया के साइंटिस्ट आएंगे। तो अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, मेरा मोटिव तो बहुत आगे तक जाने का है, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि फादर ऑफ जो एटॉमिक थ्योरी है डाल्टन, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने पहला अपना जो नज़रियात पेश किया केमिस्ट्री के लिए वो ये था कि मैटर जो होगा, कोई भी मैटर है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इसी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया था एटम। ठीक है, तो मैटर जो है, मैटर इज डिवाइजिबल, डिवाइजिबल अ पार्ट विच नोन एज, विच नोन एज एटम।
ठीक, कोई भी मैटर है वो एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम मैटर बोलते हैं। सपोज करा कि ये हमारा कोई मैटर है, ठीक, और इसके अंदर ये जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ये लास्ट पार्ट होता है इनका। ये कहना था ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये इनको इन्होंने नाम दिया था एटम, ठीक, और ये जो कहलाता था इसको बोलते थे मैटर, ठीक। तो इनका पहला नज़रिया जो था वो हमको समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा था, मैटर को एक इस तरह से डिफाइन किया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा जो इनका नज़रिया था पेश करने का वो ये था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट या टिनी पार्टिकल्स, मतलब एटम ही किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। फिर इन्होंने तीसरा अपना नज़रिया जो पेश किया था वो तीसरा नज़रिया इनका था कि एटम नाइदर भी क्रिएटेड होगा, नाइदर भी क्रिएटेड, मतलब एटम को ना तो पैदा किया जा सकता है नॉर भी डेस्ट्रॉयड होगा, नॉर भी डेस्ट्रॉयड, मतलब एटम ही लास्ट स्टेज है किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की, ठीक। इनका जो चौथा नज़रिया था, तो अब तक हमने तीन नज़रियात इनके जान लिए। इन्होंने कहा था कि एटम जो है पार्टिसिपेट करेगा, एटम विल बी पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब इनका एक नज़रिया ये था पेश करने का कि एटम ही वो पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर एटम्स पार्टिसिपेट करेगा। देखिए इनके अब यही थोड़े से फीडबैक आएंगे, इन्हीं 4-5 से निकल के एक दो फीडबैक जो आते हैं वो हम उसकी लिमिटेशन में पढ़ेंगे कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन क्या क्या थी। तो हमने 4 नज़रियात पेश कर लिए कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा किसी भी मैटर का। दूसरा है कि एटम को ना पैदा किया जाएगा और ना ही नष्ट किया सकता है, मतलब एटम इज़ अ लास्ट स्टेज, और एटम ही किसी पार्टिकल्स का, किसी एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। एटम को इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी मैटर को। फिर उन्होंने कहा एटम ही वो पार्टिकल्स है जो पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। पांचवा इनका नज़रिया था कि एटम करता क्या है इन एनी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो एटम जो करेगा, एटम सेपरेट करता है, सेपरेट करेगा, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन एंड रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा किसी भी एटम्स के अंदर। जैसे सपोज करा ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कोई एक कंपाउंड ए है और ये कोई दूसरा कंपाउंड बी है, ठीक। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये इसके जो एटम है, ठीक, इसके जो एटम है ये वाले, यही पार्टिसिपेट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, मतलब यही चीज़ होगी जो हमारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी और एक हमारा ये नया मैटर बन जाएगा, ठीक है। ये 4 नज़रियात इनके जो थे हमको समझ में आ गए, ठीक है। इनका एक नज़रिया क्या था कि एटम लास्ट स्टेज वाला हो गया, ये 5 नज़रियात हो गए हैं। अब 2 नज़रियात इनके क्या हैं, इनका एक नज़रियात है कि सिमिलर एलिमेंट, कोई सिमिलर एलिमेंट है उनके एटम का जो मास होगा, साइज होगा, शेप होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, ठीक। यानी डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स और आइसोटोप्स नहीं आए अभी तक, ठीक है, इसलिए ये वैलिड था वहाँ पर, ठीक। ये 5 हमने कंडीशन समझ लिए। देखिए अब समझेंगे सिमिलर एलिमेंट का। इन्होंने कहा कि कोई भी 2 सिमिलर एलिमेंट है, हाँ इन्होंने एक नाम और दिया था वो उसी लाइन के अंदर है। इन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक। जो एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि उनका ये काम होता है कि वो अरेंजमेंट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मतलब कुल मिला के इनका ये कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मिलकर एक एटॉमिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटॉमिक कंपाउंड, या कंपाउंड हो गया। दूसरा इसको बोलते हैं कंपाउंड एटम। क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम।
जिसको आज हम क्या बोलते हैं, अब मॉडर्न थ्योरी के अंदर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये उन्हीं एक नज़रियात में से था, वो आधा था या आधा ये हो गया, ठीक है। तो इनके ये 5 नज़रियात तो हमको समझ में आ गए, लेकिन 2 नज़रियात हैं, एक सिमिलर एलिमेंट्स का, दूसरा है डिफरेंट एलिमेंट्स का। मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो सिमिलर सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के एटम जो होंगे आर आइडेंटिकली सेम होंगे। किसमें, सेम, इन साइज में, शेप में और मास में। मतलब एटॉमिक मास उनका हमेशा सेम होगा। जैसे सपोज करा कि ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन कोई एलिमेंट्स है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट्स है, सिमिलर सिमिलर ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बना लेंगे। मतलब ये दो कोई भी हाइड्रोजन है तो इनके जो एटम होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इनका सेम साइज होगा, सेम मास होगा, सेम शेप होगा। ये एक इनका ये नज़रिया था, यही इनका फीडबैक बनेगा, ठीक है। और अगला क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इनका नज़रियात है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स will be different in size, shape और मास में, ठीक। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे, सेम साइज में, शेप में, मास में। सिमिलर एलिमेंट्स के जो सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब जब डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स या डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स आएगा तो क्या होगा, उसके अंदर आइसोबार से हमको मालूम चलेगा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे हम, जैसे कोई कैल्शियम ले लेंगे या फिर आर्गन, कैल्शियम और आर्गन लेंगे, इनका दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, तो इनका ये फीडबैक होगा, ठीक है। तो अब हम इनके जानते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी कि भाई देखो, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखो अब तक के फीडबैक, अब तक की जो थ्योरी हमने समझी है, इसमें एक चीज़ कॉमन है, कहीं भी गैस के बारे में नहीं आया, ठीक है। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, देखो इनके जो लॉ सक्सेस हुआ, सबसे पहले क्या था, सक्सेस, यानी कि सक्सेस एक्सप्लेनेशन इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब इनके जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर बिल्कुल सक्सेस हुई। जैसे कि दो रिएक्टेंट लेंगे हम A+B और ये कंपाउंड बनाएंगे, सपोज करा ये 4 ग्राम लिया है और ये भी 4 ग्राम, तो ये 8 ग्राम का ही एलिमेंट बनेगा, वह 8 ग्राम का ही कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसमें तो ये सक्सेस हो गए। दूसरा, इट्स फेल इन, ये फेल कहाँ हुए, इट्स फेलियर इन गैसियस वॉल्यूम, मतलब गैसियस वॉल्यूम के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए। जैसे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है गैसियस वॉल्यूम के बारे में कि अगर हमने जैसे हाइड्रोजन लिया H2 + O2 तो गिव्स आउट क्या बनाएगा, या तो H2O बना देगा या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। सपोज करा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर की फॉर्म यानी कि लिक्विड एक फॉर्म बना रहे हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये लॉ जो है यहाँ समझा नहीं पाया था कि 1 मोल हम हाइड्रोजन लें और दूसरा 1 मोल ऑक्सीजन लें, तो इनका जो रेशियो होगा वो 2 मोल पानी बनाएगा, मतलब 1:1:2 हमेशा वाटर का ये ही फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ ये बता नहीं पाए, ठीक। इन्होंने एक बात बोली थी कि एटॉमिक कंपाउंड होते हैं, तो ये भी नहीं बता पाए थे कि क्यों और कैसे, कि कोई भी एलिमेंट्स है जो एक कंपाउंड बनाता है वो बनाता किस तरह से, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। यानी कि इट्स फेलियर इन हाउ एंड वाई
इट्स फेलियर इन हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, हाउ इट्स फेलियर इन हाउ एंड वाई टू फॉर्म कंपाउंड, कि कंपाउंड बनता कैसे है, किस बेस पे ये कंपाउंड बन जाता है, इसको भी ये सक्सेस नहीं बना पाए कि एटॉमिक कंपाउंड क्यों ऐसा हो जाता है कि कोई भी एलिमेंट है उनके जो एटम्स मिलेंगे वो कंपाउंड बनाएंगे। इन्होंने ये तो बता दिया था कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब नहीं बता पाया इनका लोग। अब ये भी नहीं बता पाए थे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, और ये फेल कहाँ हुए, इट्स फेल इन, एक और जगह फेल हुए, इट्स फेल इन हाउ एंड वाई कंपाउंड विच फोर्स, कौन से फोर्स से ये कंपाउंड बनता है, इनका डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिससे एटम जुड़ा हुआ होता है, ये इसके बारे में सक्सेस एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो इनका ये ड्रॉबैक था, इनका ये फीडबैक था। अभी इसी के ऊपर आगे साइंटिस्ट आएंगे, जैसे वे फेल यहाँ हुआ, लिमिटेशन इनकी ये थी, ठीक है। अब आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत साइंटिस्ट कूदेंगे, जैसे रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल्स वो लेके आएंगे, या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने किस तरह से रदरफोर्ड को समझा था अल्फा स्कैटरिंग के बारे में, कि कैसे पार्टिकल्स जो है स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। थॉमसन आएंगे, टेस्ट ट्यूब का अपना एक्सप्लेनेशन लेके आए, फिर वो बताएंगे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर ये सबसे पहले ही जिसका कंसेप्ट था कि मैटर को नहीं तोड़ा जा सकता, वहीं से ये इनके बारे में अब इनका ड्रॉबैक जो है वो आएगा। नील्स बोर, रदरफोर्ड, टॉमसन, चैडविक, और मेरे आगे डोबेराइनर हैं, मेंडलीफ हैं, फिर मेंडलीफ है, उसके बाद में नील्स बोर आएंगे। नील्स बोर और मोजले मिलके एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना देंगे। मतलब ना ही अभी तक हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, ना ही वैलेंसी पता है किसी भी एटम की क्या होती है, कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे ये रिएक्शन करते हैं। दूसरा है कि ना आइसोटोप्स पता है, ना आइसोबार्स पता है, कुछ भी हमको अभी पता नहीं है, सिर्फ अभी एक नज़रियात ये पेश करके चले गए। अब बीच में साइंटिस्ट कूदेंगे, उसमें अपना अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, अपनी अपनी थ्योरी देंगे। तो इस थ्योरी को फिर लास्ट में आके आइंस्टीन भी आएंगे। आइंस्टीन क्या है, आइंस्टीन एक ही नई चीज़ लेके आएंगे। आइंस्टीन बताएंगे कि एटम जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E=mc²। यहाँ से अब साइंटिस्टों के दिमाग पागल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आगे की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फिर यहाँ से जन्म हो जाएगा क्वांटम केमिस्ट्री का, क्वांटम फिजिक्स का। मतलब एक अलग ही वे में दुनिया चली जाएगी। मतलब कोई भी चीज़, मतलब क्या समझ रहे हैं ना, क्या मतलब क्वांटम फिजिक्स क्या बताती है कि क्वांटम की जो एप्लीकेशन है, कि एक बॉक्स के अंदर हम एक बिल्ली को लें, और उस बिल्ली के अंदर, उस डिब्बे के अंदर क्या करें, कुछ पॉइजन डाल दें, तो बिल्ली अभी तक जिंदा है इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स नहीं बताएगी। बिल्ली मर गई इसके बारे में भी नहीं बताएगी। बिल्ली मरने और जिंदा की जो कंडीशन थी वहां पर क्वांटम फिजिक्स अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, इसके बारे में हमें जानने के लिए थोड़ा एडवांस लेवल आना पड़ेगा। तो मेरा जो नज़रिया है, मतलब यूट्यूब पे आने का, मेरा ये सोचना है जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर गेन होंगे या जो भी है, मैं तो अपने काम में लगा रहूँगा। इसमें क्या है, मैं यहाँ से सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ना ऑर्गेनिक जानता हूँ ना इनऑर्गेनिक मुझे पता है, ठीक है। ये दोनों केमिस्ट्री मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये पोर्शन जाके एटॉमिक फिजिक्स या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आएगी, कि एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसके बारे में। तो ये सब उसी पर बेस करते हैं, उसी पर लाई करते हैं। तो मैं इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री ही लेकर चल रहा हूँ। आगे देखते हैं, या हो सकता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसे सब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल और फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये सब केमिस्ट्री भी हो सकता है आ जाए। तो अभी फिर मैं अगला लेक्चर अपना स्टार्ट करूँगा, वो होगा मेरा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बताएगी, वो सब इसके अपोजिट होगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा लगेगा लेक्चर के अंदर कि ऊट पटांग बातें आ रही हैं, कि कहाँ से ये चली आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, डाल्टन कुछ नहीं बता पा रहे। तो देखिए डाल्टन ने कुछ नहीं बताया, ये उनसे पहले की बात थी, ये रदरफोर्ड, नील्स बोर, इन सब के पहले की बात। थॉमसन वॉमसन आएंगे, ठीक है। तो डाल्टन ने सिर्फ क्या है ना, फादर ऑफ थ्योरी कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी का, कि इन्होंने एक नई चीज़ पेश की केमिस्ट्री को समझने के लिए। इन्होंने अपने लेवल से जो समझा वो उन्होंने बता दिया। जैसे न्यूटन हमारे वो नहीं बता पाए थे। न्यूटन ने क्या, सिर्फ गैर न्यूटोनियन फिजिक्स है, उन्होंने सिर्फ फोर्स बताया और लॉज ऑफ मोशन बता दिए। लेकिन
वो क्वांटम के बारे में नहीं बता पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन गलत है, ठीक है। देखिए हर साइंटिस्ट अपने अपने जगह सेम अपनी जगह अच्छा उन्होंने काम किया, ठीक है। हमें किसी के बारे में बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।